हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड सीटेट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सीटेट फरवरी 2015 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करा रही हूँ। इसमें मैं आपको मैथ्स की पैडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिसमें कि वन बाई वन मैं आपको जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो लोग भी नए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच सर करिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल? वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्न को व्यवस्थित करना। अब देखिए, इसमें जो कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या में क्या मेल नहीं खाता, इसके लिए देखिए पहला ऑप्शन जो है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। प्राथमिक स्तर पर हम कभी भी किसी भी वर्गीकृत करना नहीं सिखाते हैं, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ना ही हम विश्लेषण करना सिखाते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को सिर्फ दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से गणितीय सोच का विकसित करते हैं। ठीक है, कि दैनिक जीवन में जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं उसको गणित के आधार पर उसको सोचना आरंभ कराते हैं। बच्चों को छोटी छोटी संख्याओं के बारे में बताते हैं, जोड़ना घटाना, इस तरह से प्राथमिक स्तर पर बताते हैं। तो देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये बिल्कुल भी प्राथमिक स्तर पर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो इसके जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। अब गणित की शिक्षा का ध्येय क्या है? विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना या उनकी उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, गणित की प्रतिभाओं का विकास करना। देखिए, गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, प्राथमिक रूप पर हम ज्यामिति के प्रमेय बच्चों को नहीं सिखाते और ना ही उनके प्रमाण का सृजन करना सिखाते हैं। विद्यार्थियों की उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, यानी कि जो भी उनकी दैनिक जीवन की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करना, ये हमारा मुख्य ध्येय होता है कि विद्यार्थियों को रोज़मर्रा की लाइफ से अवगत कराया जाए। ठीक है, कि उनका रोज़मर्रा की लाइफ में गणितीय यूज़ क्या है। ठीक है, कैसे वो अपने, मान लीजिए वो दुकान से अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इतने रुपए की ये चीज़ आएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी संख्याओं को ऑपरेशन करना उनको सिखाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, परिकलन कौशल के संवर्धन में या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। अब देखिए, प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को टेनग्राम, डॉट गेम्स, ये सारे जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिससे बच्चों की स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि हो, उनको स्थानीय मान पता चले। ठीक है, 10 ग्राम पर आप बिंदु 10 ग्राम पर बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, ऐसे ही बिंदु के खेल लगा लगा के आप बताते हैं, पैटर्न्स दिखाते हैं, तो बच्चों की स्थानीय समझ को विकसित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 ठीक हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देखिए, कि संख्याओं की तुलना, देखिए तुलना करना नहीं सिखाते हम प्राथमिक स्तर पर, बच्चों को सिर्फ संख्याओं का ज्ञान सिखाते हैं। परिकलन कौशलों के संवर्धन में, ठीक है, हमें कैलकुलेशन स्किल्स को की सॉल्व स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी है, ना ही हमें बेसिक ऑपरेशंस उनको बताने हैं, सिर्फ स्थानीय समझ बतानी है प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, समझ, बोध, रचना, सृजन और अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखिए,
अध्यापक ने बच्चों को छोटी छोटी शेप्स दे दी हैं, ठीक है, और उनसे कहा गया है कि आप इसकी किसी एक आकृति की रचना कीजिए, ठीक है। कि जैसे आपको कोई भी लाइनें दे देगा, कुछ भी आपको माचिस की तीलियां दे देगा, कि आप बच्चों से कुछ भी शेप्स बनाने के लिए कह देगा कि ये इनको यूज़ करके ट्राइंगल बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चा अपनी सोच को विकसित करेगा, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको विकसित करेगा। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कुछ ऐसी सृजन होगा जिससे वो कुछ ना कुछ आकृति बनाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें रचना सृजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें ठीक हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। अब देखिए, कक्षा 4 का छात्र है अर्जुन, जो कि संख्या का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु उसको लिखने में समस्या आती है, यानी कि किसी भी संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के को लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है कि उसकी जो लिखने के से संबंधित त्रुटि है उसको कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। अब इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस से राइटिंग स्किल्स कैसे सुधर सकती है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसको एक कार्यपत्रक देना, यानी कि वर्कशीट्स देना, जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हो। हाँ, ये ठीक हो सकता है कि एक वर्कशीट दे दी जाए जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं जिनको आधा हल कर रखा है, यानी कुछ कुछ सॉल्व कर रखा है और कुछ स्पेस खाली छोड़ दिए गए हैं ताकि उसको वो देख के फिल कर सके उसकी हेल्प से। तो ये राइटिंग स्किल्स को सुधारने में बहुत हद तक प्रभावशाली है। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। देखिए, राइटिंग स्किल इससे भी नहीं सुधरेगी, और उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना कि एक ही चीज़ को बार बार लिखना, 10 बार लिखना, 20 बार लिखना, इससे भी कोई राइटिंग स्किल नहीं सुधरेगी। बल्कि उसको एक ऐसी वर्कशीट देना जिसमें कि पार्शली फिल्ड हो, वो पार्शली सॉल्व हो, और वो उसको देख के उसकी हेल्प से बाकी के क्वेश्चंस को या बाकी की वर्कशीट्स को फिल करे। तो इसके लिए ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। अब नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल पे बताना है कि क्या होना चाहिए 2005 के अनुसार। पहला ऑप्शन दे रखा है संख्यात्मक कौशलों का विकास, सेकंड है बीजगणित पढ़ाना, थर्ड परिकलन व मापन बढ़ाना, रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। अब देखिए, बीजगणित बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाया जाता, ठीक है, ना ही परिकलन यानी कैलकुलेशन और मेजरमेंट सिखाई जाती है बच्चों को। सिर्फ आपको गणितीय भाषा का ज्ञान, यानी कि छोटा सा छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानना, उनकी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, न्यूमेरिकल स्किल्स को उनको बढ़ाना, डेवलप करना, ठीक है। एलजेब्रा पढ़ाना बिल्कुल भी प्राथमिक स्तर पर नहीं आता है। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह किस अवस्था में है। अब देखिए, वो ऑपरेशन कर रहा है, संक्रियाएं कर रहा है, उसमें वो कैपेबल है, तो यह ऑपरेशन फेज होगा, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था नहीं है, परिमाणात्मक अवस्था भी नहीं है, और ना ही वो पार्टीशन कर रहा है, क्योंकि संक्रियाएं कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो ये सीधी सीधी संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह क्रॉस से परिचित कराती है, यानी कि गुणा के चिन्ह से परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप करती है। यह अध्यापिका कर रही है। अब देखिए, टीचर क्या कर रही है कि गुणा बता रही है, गुणा को जोड़ के रूप में बता रही है। जैसे कि वो ये कह रही है कि 2 × 3 अगर आपका किया जाए तो 2 × 3 6 आता है, तो वो उसको बार बार बता रही है कि 2 + 2 + 2, यानी कि जोड़ की सहायता से बता रही है कि अगर 2 + 2 + 2 करा जाए तो 6 आएगा,
ठीक है। तो इस तरह से वो जोड़ बता रही है, गुणा बता रही है जोड़ कर करके, ठीक है। उसके बाद क्या करा उसने, छोटी छोटी माचिस की तीलियां दी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने के लिए, ठीक है। उसकी सहायता से वो छोटी छोटी एक्टिविटी करा रही है। तो देखिए इसके लिए वो क्या कर रही है, कक्षा को आनंदमयी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण। देखिए यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा क्लास में, ठीक है। विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, ये इसमें विभिन्न अधिगम शैलियों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो क्लास में एक्टिविटी करा के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा रही है। गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, यहाँ पे कम सफल बच्चे और अधिक सफल बच्चों की बात भी नहीं हो रही है, वो क्लास में सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ा रही है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। अब देखिए वो छोटी छोटी माचिस की तीलियां ले रही है, उनकी सहायता से बच्चों को बता रही है एडिशन कर करके, गुणांक बता रही है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यानी कि वो एक मूर्त, यानी कि जो सामने दी गई चीज़ है, सामने दी गई वस्तु है, उसकी सहायता से अमूर्त संप्रत्यय, जो कि अमूर्त संप्रत्यय क्या हो गया, गुणा, जो बच्चा नहीं जानता। अमूर्त यानी कि जो ना दिखाई दे, ठीक है। तो वो मूर्त यानी कि वो जोड़ जानता है, और अमूर्त यानी कि गुणा नहीं जानता, तो वो मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि। कक्षा में मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पजल्स यूज़ की जा रही हैं, बच्चों को एक्टिविटी कराई जा रही हैं, तो वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीचर क्लास में बच्चों का एंटरटेन करने के लिए लाई गई है, ठीक है। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रतिभाशाली, ऐसा भी नहीं है कि प्रतिभाशाली गिफ्टेड जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये सब एक्टिविटी की जाती हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। अब देखिए ये ऑप्शन ठीक हो सकता है क्योंकि इसमें जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल पजल्स आप यूज़ करते हैं या एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, उससे बच्चे को स्पेशल थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उसमें एनालिटिकल एबिलिटी आती है। जैसे हम क्लास में बच्चों को यूज़ कराते हैं कि अबेकस यूज़ कराते हैं, बच्चों को जियो बोर्ड 10 ग्राम वगैरह यूज़ कराते हैं, तो बच्चे की उससे स्पेशल एबिलिटी बढ़ती है, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा, वे विद्यार्थी शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न कराने में सहायक होती है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं बच्चों को, जो पजल्स वगैरह दी जाती हैं, वो सिर्फ कम सफल शिक्षार्थियों के लिए यूज़ की जाती है, बाकी बच्चों के लिए नहीं की जाती। टीचर क्लास में सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। अब देखिए वैदिक गणित यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स जो यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि जो ट्रिकी मैथमेटिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स जो यूज़ करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा आजकल चलन हो रहा है, ठीक है। कि गणित की जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कम समय में हाई स्पीड से यानी कि जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, इससे समस्या समाधान कौशल नहीं बढ़ाया जा रहा है वैदिक गणित से। विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन भी यूज़ नहीं हो रही है कि कंसंट्रेशन बढ़ानी है बच्चों की। गणित में गणना के कौशल तथा गति, हाँ ये ऑप्शन ठीक है कि कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ती है वैदिक गणित से, स्पीड बढ़ती है, बच्चा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि एल्गोरिथम वगैरह यूज़ करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है उसकी, वैदिक गणित सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए यूज़ होती है। तो इसमें गणित में गणना के कौशल तथा गति, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है।
प्रारंभिक अवस्था में देखना है आपको रचनात्मक मूल्यांकन है कि सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, लर्निंग गैप्स एंड डिफिशिएंसी इन टीचिंग। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको असेसमेंट करती है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या कमी रह गई, क्या मेरे पढ़ाने में कमी रह गई। तो ये आपका सारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में यानी कि वो लर्निंग गैप्स ढूंढती है और उन कमियों को पूरा करती है। तो इसमें जो ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा, अधिगम में असंगति, यानी कि क्या गैप्स रह गए कि बच्चे को समझ में नहीं आया और क्या शिक्षण में कमियां रह गई उनको पहचानना। तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? इसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब देखिए इसमें यहाँ हम प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी नहीं और उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी नहीं, एक विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए भी नहीं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम एक्सप्लोरेटिव यानी कि बच्चों को खोज के माध्यम से सिखा रहे हैं, उसकी व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें चर्चा में शामिल करती है। तो देखिए इसके लिए बच्चे की जो सोच है, यानी कि जो बच्चा किसी भी कार्य को एक्सप्लोर करेगा, किसी भी जो उसको आपने प्रॉब्लम दी है उसको खुद से सोचेगा, तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी उसकी। तो ये जो उद्देश्य है, इसका प्रयोग जो इसने किया है, ये है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। अब देखिए कक्षा 5 की छात्रा शैलजा है, उससे एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछा गया है। इसमें वो शब्द उसको समस्या को हल तो कर रही है कि वो उसको परिमाप निकालना जानती है, लेकिन उसको अपनी शब्दों में कहने में सक्षम नहीं है। तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। अब देखिए अगर उसे परिमाप का संप्रत्यय की समझ नहीं होती तो वो परिमाप कैसे निकाल लेती, क्योंकि इसमें लिख रहा है कि शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणित प्रवीणता। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रही है कि उसका वो सॉल्यूशन तो निकाल रही है लेकिन उसको बोल नहीं पा रही है। तो निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता तो हो सकती है इसमें, लेकिन निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। अब ये ऑप्शन ठीक है इसमें, क्योंकि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, क्योंकि वो बोलने में सक्षम नहीं थी, उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन उसका परिमाप उसने निकाल लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ भी देख लेते हैं कि कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, ये भी ठीक नहीं है इसमें, क्योंकि हम इसमें कम गणितीय कौशल भी नहीं कह सकते, क्योंकि कम आत्मविश्वास स्तर कह सकते हैं कि हाँ वो बोलने में सक्षम नहीं थी लेकिन उसको परिमाप निकालना आता था। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। यानी कि प्रैक्टिस शीट जो हम देते हैं बच्चों को, जब कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है उसके बाद अभ्यास पुस्तिका होती है, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग निश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, या विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। देखिए कोई भी एंटरटेनिंग के लिए नहीं दिया जाता, ये दैनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए भी नहीं और ना ही समय का बेहतर उपयोग करने के लिए। ये सिर्फ बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कि उसने पूरे पाठ में जो भी सीखा है उसका अभ्यास कर सके, उसको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना
ताकि वो पाठ को अच्छी तरह से समझ सके। तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको सीटेट फरवरी 2015 के एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन आए थे वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलती रहे। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर भी करते रहिएगा। जल्दी ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पेपर की प्रॉब्लम्स के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय।